एक पिता अपनी ही बेटी को जिंदा जला देता है और समाज ना उस क्रूर पिता को सजा देने के बजाय उस बेटी को ही एक भयानक चुड़ैल बना के लोक कथाओं में कैद कर देता है। बिल्कुल। सुनने में किसी भी समाज की सबसे बड़ी विफलता लगती है ना? वही तो। अक्सर लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत की कहानियां केवल रातों की नींद उड़ाने के लिए घड़ी जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर ये डरावनी कहानियां वास्तव में हमारे समाज के सबसे काले, सबसे घिनौने सच को छुपाने का एक पर्दा हो? ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है, क्योंकि डरावनी कहानियां अक्सर शून्य से नहीं पैदा होती। उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा आघात होता है, कोई ऐसा अपराध छिपा होता है जिसका सामना करने की हिम्मत समाज में नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। इसलिए सच्चाई को ना एक अलौकिक आवरण पहना दिया जाता है, ताकि लोग उस असली अपराध से नहीं बल्कि उस प्रेत से डरें। इस गहरे विश्लेषण में ना हम इसी बारीक रेखा की पड़ताल करने वाले हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बेहद खौफनाक स्रोत सामग्री है, जिसे पुरानी हवेली का बंद कमरा या द हॉन्टिंग ऑफ मोहिनीज मेंशन के नाम से जाना जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली भूतिया कहानी असल में मानवीय क्रूरता, अविश्वास और खौफ का एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन बन जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और शुरुआत के लिए ना इस कहानी का जो माहौल तैयार किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप देखिए, बिहार का एक छोटा सा गांव है सोनापुर। रात के ठीक 12 बजे हैं। बाप रे, रात के 12 बजे? हाँ, और आसमान में काले बादल पूरी ताकत से गरज रहे हैं और गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी है जो पिछले 40 सालों से बंद है। 40 साल मतलब एक पूरी उम्र बीत गई। बिल्कुल, ये हवेली ठाकुर वीरेंद्र सिंह की है। और ये जो मौसम है ना, ये घना अंधेरा और ये सूनापन, ये केवल पृष्ठभूमि नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मौसम यहाँ एक आक्रामक पात्र की तरह काम कर रहा है। एक कैरेक्टर की तरह। हाँ, बिल्कुल एक कैरेक्टर की तरह, जो इंसानी दिमाग को उसकी सबसे कमजोर स्थिति में धकेल देता है। ये बात तो है। कहानी बताती है कि उस हवेली को लेकर पूरे गांव में खौफ है। मान्यता है कि ठाकुर की बेटी मोहिनी की आत्मा वहां भटकती है। लेकिन इस खौफ को चुनौती देने के लिए शहर से 4 युवाओं का एक समूह वहां पहुंचता है, जो कि अमूमन ऐसी कहानियों में होता ही है। हाँ, आरव, करण, निखिल और सिया, ये लोग ना ग्रामीण मान्यताओं को सिरे से खारिज करते हैं। फिर गांव का एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में उन्हें चेतावनी देता है कि रात को उस हवेली के पास जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन करण इस चेतावनी को सुनकर जोर से हंस पड़ता है। मतलब उसे लगता है कि यह सब बकवास है। और यहीं पर वो गलती करते हैं। ये पीढ़ियों के दर्द और आधुनिक अति आत्मविश्वास के बीच का सीधा टकराव है। सही बात है। करण का वो हंसना केवल अज्ञानता नहीं है, बल्कि वो एक रक्षात्मक तंत्र है। मनोविज्ञान में जिसे हम डिनायल कहते हैं। डिनायल, हाँ। शहरी परिवेश से आने वाले युवाओं को लगता है कि बिजली, पक्की सड़कें और आधुनिक विज्ञान उन्हें हर खतरे से बचा सकते हैं। और जब उनका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो उनकी समझ से परे है, तो वे उसे बस खारिज कर देते हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी की चेतावनी कोई साधारण बात नहीं थी। वो कहता है, डर कहानियों में नहीं होता बेटा, डर वहां होता है जहां कहानी सच बन जाए। बिल्कुल। ये संवाद सुनकर ना ऐसा लगता है जैसे वो बूढ़ा आदमी केवल डरा नहीं रहा है, बल्कि वो एक बहुत गहरी दार्शनिक बात कह रहा है। सच कहूं तो वो बूढ़ा आदमी असल में ये बता रहा है कि इंसान का दिमाग तब तक किसी खतरे को वास्तविकता नहीं मानता जब तक कि वो खतरा शारीरिक रूप से उसके सामने ना आ जाए। मतलब जब तक खुद पर न बीते। हाँ, बिल्कुल। कहानियों में जो डर होता है वो एक सुरक्षित डर होता है। लोग जानते हैं कि वे अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन जब वो सुरक्षा कवच टूटता है ना, तब जो खौफ पैदा होता है वो दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। लेकिन यहां मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ एक रक्षात्मक तंत्र है? मतलब मुझे तो करण का रवैया उन हॉरर फिल्मों के किरदारों जैसा लगता है जो खतरे का लाल बोर्ड देखकर भी जानबूझकर दरवाजा खोल देते। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है ना? ये केवल अविश्वास नहीं है, ये एक तरह का अहंकार है। शहरी लोग अक्सर ग्रामीण लोक कथाओं को महज पिछड़ापन मानकर उनका अपमान करते हैं। सिया डर रही थी, उसे वहां जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन करण के इसी अहंकार के कारण चारों को रात के अंधेरे में हवेली की ओर जाना पड़ा।
ये अवलोकन बहुत सटीक है। अहंकार सच में इंसान को अंधा कर देता है। हवेली की तरफ उनका वो जो सफर था ना, वो केवल एक भौगोलिक दूरी तय करना नहीं था। तो और क्या था? वह अपनी सुरक्षित तार्किक दुनिया से निकलकर एक ऐसी अराजक दुनिया में प्रवेश करना था जहां उनके आधुनिक नियम काम नहीं करते। और ये अराजकता तब शुरू होती है जब वे उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। जंग लगे उस भारी दरवाजे को जब खोला जाता है तो अंदर दशकों पुरानी धूल और एक दमघोटू सन्नाटा उनका स्वागत करता है। सन्नाटा जो तूफान से पहले का होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में खौफ की पहली दस्तक होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तक किसी भयानक दृश्य के रूप में नहीं, बल्कि ध्वनि के रूप में आती है। हाँ, वो कदमों की आवाज। हाँ, ऊपर की मंजिल से किसी के भारी कदमों से दौड़ने की ठक 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 आवाजें आने लगती हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कहानी का ये हिस्सा पूरी तरह से इंद्रियों के डर पर आधारित है। इंद्रियों का डर? हाँ, मतलब हवेली सीधे तौर पर उन पर कोई हमला नहीं करती, वो पहले उनके दिमाग के साथ एक खेल खेलती है। लेकिन हवेली ऐसा क्यों करती है? मतलब क्या ये अजीब नहीं है कि कोई भी बुरी शक्ति या आत्मा सीधे सामने आकर अपना काम खत्म क्यों नहीं कर देती? वो पहले केवल आवाजें क्यों सुनाती है? क्योंकि डर कोई स्विच नहीं है जिसे तुरंत चालू किया जा सके। अच्छा। डर एक प्रक्रिया है। जब इंसान कुछ भयानक देखता है तो उसका दिमाग तुरंत उस खतरे का आकलन कर लेता है कि उससे लड़ना है या भागना है, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। सही कहा। लेकिन जब इंसान केवल आवाजें सुनता है, जैसे भारी कदमों की आवाज या कोई धीमी लोरी, तो दिमाग भ्रमित हो जाता है। क्योंकि उसे पता ही नहीं कि खतरा क्या है। बिल्कुल। अंधेरे में दृष्टि काम नहीं करती, इसलिए इंसान का अपना दिमाग खाली जगहों को भरने लगता है। वो खुद ही सबसे भयानक और खौफनाक तस्वीरें बनाने लगता है। वो अज्ञात शक्ति इंसान की अपनी ही कल्पना को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। बाप रे, इस बात से सहमत होना ही पड़ेगा। पर करण उन भारी कदमों को बिल्ली बताकर अब भी अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत ही बेवकूफी भरा कदम था। हाँ, लेकिन तभी दूसरी मंजिल से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आने लगती है, ला 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 ला, कुछ इस तरह की। और बात केवल यहीं तक नहीं रुकती। और क्या होता है? उनकी टॉर्च अचानक झपकने लगती है, पूरा अंधेरा छा जाता है और उसी घुप अंधेरे में सिया के कान के बिल्कुल पास आकर कोई फुसफुसाता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओहो। सिया चीख पड़ती है, लेकिन जब रोशनी वापस आती है तो वहां कोई नहीं होता। ये घटना ना सीधे तौर पर व्यक्तिगत सीमा के उल्लंघन को दर्शाती है। बिल्कुल, कान में फुसफुसाना कोई साधारण डर नहीं है। ये शिकार को ये बताने का तरीका है कि शिकारी अब नियंत्रण में है। अपना दबदबा बनाना। हाँ, ये एहसास कि कोई अदृश्य शक्ति इतनी करीब है कि उसकी सांसें महसूस की जा सके, ये इंसान के आत्मनियंत्रण को पूरी तरह से तोड़ देता है। और सिया की चीख के बाद आरव, जो समूह में सबसे समझदार लग रहा था, तय करता है कि वे अब ऊपर नहीं जाएंगे, जो कि सबसे सही फैसला था उस वक्त। हाँ, लेकिन शायद हवेली को ये मंजूर नहीं था। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है, धड़ाम। और करण, जिसका अहंकार अब पूरी तरह पागलपन का रूप ले चुका है, अकेला ही ऊपर की मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। करण का वो कदम उस अहंकार की चरम सीमा है जो अंततः विनाश का कारण बनता है। वो अब भी ये साबित करना चाहता है कि ये सब एक भ्रम है। लेकिन ये भ्रम नहीं था। करण ऊपर पहुंचता है और एक बंद कमरे को ढूंढ लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद ना उसकी वो भारी आत्मविश्वासी आवाज एक कांपती हुई, डरी हुई आवाज में बदल जाती है। क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसकी समझ के बाहर था। हाँ, वो कहता है वो अंदर खड़ी है। और इसके तुरंत बाद पूरे सन्नाटे को चीरते हुए करण की एक ऐसी दर्दनाक चीख गूंजती है जो नीचे खड़े उसके दोस्तों की रूह कंपा देती है। वो चीख कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। उस एक पल में मनोवैज्ञानिक खौफ ने शारीरिक वास्तविकता का रूप ले लिया। अविश्वास का वो बुलबुला ना हमेशा के लिए फूट गया। अब यहाँ कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। तीनों दोस्त भागकर ऊपर जाते हैं। कमरे की दीवारों पर खून के अजीब निशान हैं। करण पीठ करके खड़ा है, लेकिन जब वो पलटता है ना, तो क्या होता है? तो उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी होती हैं। बाप रे। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान है और जब वो बोलता है तो उसके मुंह से एक औरत की आवाज निकलती है। मोहिनी को मेहमान पसंद है। ये बहुत ही डरावना दृश्य है। बहुत ज्यादा।
और तभी कमरे का दरवाजा पूरी ताकत से अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है और वे चारों अंदर फंस जाते हैं। ये दृश्य ना सत्ता के पूरी तरह से पलट जाने का प्रतीक है। जो लोग ये सोचकर हवेली में घुसे थे कि वो उस जगह की जांच करेंगे, वो अब खुद एक ऐसी शक्ति के पिंजरे में कैद हो चुके थे जिस पर उनका कोई वश नहीं था। और तभी कमरे के कोने में वो प्रकट होती है, मोहिनी। लेकिन उसका स्वरूप कोई साधारण भूत का नहीं है। उसके बाल लंबे और काले हैं, उसने सफेद साड़ी पहनी है, लेकिन उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, जला हुआ चेहरा। और उसकी आंखों से काले रंग का खून बह रहा है और उसकी गर्दन इस तरह टूटी हुई है कि वो अजीब तरीके से टेढ़ी होके हिल रही है। वो बिना पैरों की आहट के उनकी तरफ बढ़ती है। मोहिनी के इस स्वरूप का वर्णन बहुत कुछ कहता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो ये जला हुआ चेहरा और बहता हुआ खून महज डराने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके नहीं हैं। तो फिर क्या है? ये सब उसकी मौत की उस भयानक पीड़ा का दस्तावेजीकरण है। वो केवल उन युवाओं को मारना नहीं चाहती, वो चाहती है कि वे उस दर्द को अपनी आंखों से देखें जो उसने खुद सहा था। और वो दर्द वो किस तरह महसूस करवाती है, ये देखना और भी खौफनाक है। मतलब मोहिनी जब करण पर अपना नियंत्रण स्थापित करती है तो करण हवा में उड़ जाता है। हाँ, पोजेशन। हाँ, उसके शरीर से हड्डियां टूटने की चरर-चरर आवाजें आने लगती हैं। ये किसी कंप्यूटर वायरस की तरह है। कंप्यूटर वायरस? वो कैसे? चाहने वाले जैसा है जो अपने शिकार के शरीर को बेदर्दी से तोड़ मरोड़ रहा हो। करण के दिमाग के साथ साथ अब उसका पूरा शरीर, उसकी शारीरिक स्वायत्ता मोहिनी के नियंत्रण में है। समझ गया। ये सब देखकर सिया बेहोश हो जाती है और निखिल रोते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। शारीरिक स्वायत्ता का छिन जाना ना इंसान का सबसे बड़ा डर होता है। बिल्कुल। जब किसी इंसान के शरीर पर उसी का नियंत्रण न रहे तो इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। मोहिनी उन युवाओं के साथ वही कर रही है जो जीते जी उसके साथ किया गया था। उसकी अपनी स्वायत्ता, उसके अपने फैसले लेने का हक उससे बेरहमी से छीन लिया गया था। ये एक बहुत ही मजबूत बिंदु है, क्योंकि जब मोहिनी चिल्लाती है कि किसी ने मुझे जिंदा जलाया था, तो कमरे की दीवार पर अतीत का वो खौफनाक दृश्य परछाइयों के रूप में चलने लगता है। वो सच जो बरसों से छिपा था। हाँ, वो सच जो 40 सालों से उस हवेली में दफन था। ये वो क्षण है जहां अलौकिक कहानी अपने असली मानवीय सच से टकराती है। अतीत के उस दृश्य ने दिखाई देता है कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जो कि मोहिनी का अपना पिता है, वो उसे उसी कमरे में बंद कर रहा है। अपने ही पिता ने? हाँ। मोहिनी गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि बाबा दरवाजा खोल दो, लेकिन वो क्रूर पिता पूरे कमरे में आग लगा देता है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। और पता है कारण क्या था? मोहिनी एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। अपनी झूठी शान और अहंकार के लिए एक पिता अपनी ही बेटी को जिंदा जला देता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस दृश्य को देखने के बाद ना लोक कथाओं और भूतिया कहानियों के प्रति पूरा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। मैं यहाँ इस पूरी कहानी की संरचना को ही चुनौती देना चाहूंगी। हमें शुरुआत से ये बताया गया कि हवेली में एक खौफनाक चुड़ैल रहती है, लेकिन क्या मोहिनी वास्तव में इस कहानी की खलनायिका है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं। मुझे तो लगता है कि असली राक्षस ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक ऑनर किलिंग यानी झूठी शान के लिए की गई हत्या का सीधा सीधा मामला है। ये बहुत ही तीखा और सही विश्लेषण है। समाज अक्सर अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, वो बस पर्दा डालना चाहते हैं। बिल्कुल। जब किसी ताकतवर व्यक्ति द्वारा इतना घिनौना अपराध किया जाता है ना, तो समाज उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने के बजाय खामोशी ओढ़ लेता है। लेकिन वो खामोशी भीतर ही भीतर समाज को खाती है। अपराध बोध। हाँ, इसलिए उस अपराध के बोझ को हल्का करने के लिए समाज ऐसी भूतिया कहानियां गढ़ लेता है। वे ये नहीं कहते कि एक निर्दयी पिता ने अपनी बेटी की हत्या की। इसके बजाय वे कहते हैं वो लड़की अब एक चुड़ैल बन गई है और हमें उससे बचना चाहिए। मतलब समाज ने मोहिनी को 2 बार मारा। बिल्कुल सही कहा। असल में उस भयानक अन्याय का प्रतीक है जिस पर कभी किसी ने बात ही नहीं की। और ये भी विचार करने योग्य है कि जो लोग इस अन्याय पर चुप रहे ना, उन्होंने अनजाने में उस हवेली को एक स्मारक बना दिया। एक खौफनाक स्मारक। हाँ, एक ऐसा स्मारक जो उनके अपने अपराध बोध को दर्शाता है। मोहिनी का भूत उस समाज की दबी हुई अंतरात्मा की आवाज है जिसे आग से जलाया नहीं जा सका। लेकिन
उस अतीत के दृश्य के खत्म होने के बाद वर्तमान और भी भयावह हो जाता है। वो कैसे? दीवार पर चल रही वो परछाइयों की फिल्म जब खत्म होती है ना, तो मोहिनी वापस उन चारों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो बेहद सर्द आवाज में कहती है, अब तुम सब यहीं रहोगे। और अचानक सभी टॉर्च एक साथ बंद हो जाती हैं। बाप रे। अंधेरे में बस चीखें गूंजती हैं और फिर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना है। वो सन्नाटा इस बात का संकेत है कि अतीत ने वर्तमान को निगल लिया है। और अगली सुबह की रोशनी जब गांव पर पड़ती है तो पुलिस उस हवेली के खुले दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। अंदर कोई था? नहीं, अंदर जाने पर वहां कोई नहीं मिलता। आरफ, करण, निखिल और सिया हवा में गायब हो चुके हैं। वे उस हवेली के श्राप का एक नया हिस्सा बन चुके हैं। पुलिस को वहां केवल एक ही चीज मिलती है, उसी कमरे की दीवार पर खून से लिखी हुई एक लाइन, मोहिनी अब अकेली नहीं है। ये वाक्य ना कहानी के मनोवैज्ञानिक चक्र को पूरा करता है। तो इस सब का क्या अर्थ है? हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां डल और दुख आपस में इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। एक शहरी लड़के का अविश्वास जो केवल एक चेतावनी पर हंस रहा था, एक ऐसी सच्चाई से टकराया जो किसी भी दुस्वप्न से ज्यादा खौफनाक थी। मोहिनी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आघात के एक चक्र का विस्तार है। मोहिनी का अपना परिवार जिसने उसकी रक्षा करनी थी, उसी ने उसकी जान ली। ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। बिल्कुल। उसने अपनों के हाथों जो धोखा और दर्द सहाना, उसने उसके अस्तित्व को पूरी तरह से विकृत कर दिया। दशकों के अकेलेपन और उस असहनीय पीड़ा के बाद उसने तय किया कि वो अपना एक नया परिवार बनाएगी। एक ऐसा परिवार जो कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकेगा। हाँ, आरफ और उसके दोस्तों को उस हवेली का हिस्सा बनाकर मोहिनी ने असल में अपने उस सूनेपन को भरने की कोशिश की है। लेकिन ये तरीका कितना खौफनाक है। हाँ। अपने दर्द को कम करने के लिए दूसरों को उस दर्द में हमेशा के लिए खींच लेना। कहा जाता है कि आज भी जब सोनापुर गांव में बारिश की रातें होती हैं और बादल गरजते हैं ना, तो क्या होता है? तो उस हवेली की दूसरी मंजिल से किसी एक औरत की नहीं बल्कि 4 लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। और आज भी गांव वालों की उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। ये अतीत के उस घाव के कभी न भरने का स्पष्ट प्रमाण है। हिंसा कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है और नए शिकार तलाश लेती है। इस पूरी पड़ताल के बाद ना एक विचार है जो लगातार परेशान कर रहा है। ये तो स्पष्ट है कि मोहिनी के साथ जो हुआ वो अमानवीय था। वो एक ऐसे समाज का शिकार थी जहां झूठी शान इंसानियत से कहीं बड़ी थी। बिल्कुल। लेकिन अगर मोहिनी की आत्मा अपने ही पिता के अहंकार का शिकार थी, तो क्या इन 4 बेगुनाह युवाओं को अपना शिकार बनाकर उसे सच में शांति मिल गई? ये सोचने वाली बात है। क्या अपने हिस्से की उस असहनीय पीड़ा को उन लोगों पर थोपने से जिनका उस अतीत के अपराध से कोई लेना देना ही नहीं था, न्याय मिलता है? या फिर दर्द को दूसरों में बांटने से त्रासदी का वो चक्र कभी टूटता नहीं, बस हमेशा के लिए एक नए खौफ में बदल जाता है? बहुत ही गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो उस बंद कमरे से आने वाली चीखों की तरह हमारे समाज के अंतर्मन में हमेशा गूंजता रहेगा। आज की हमारी चर्चा में बस इतना ही।